हम जावद में हैं और जावद में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं, चूँकि वो उनका विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ एक खास बात हमें यहाँ आने पर देखने को मिली कि ओम प्रकाश जी अपने फार्म हाउस पर ज़्यादातर समय बिताते हैं लोगों से मिलने जुलने का। और जब हम वहाँ यहाँ की जनता से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सहज और सरल है। उनसे ही बात करते हैं कि ये सहजता और सरलता आखिर कैसे उन्होंने हासिल की। सर, एक स्थिति होती है कि कभी कोई जनप्रतिनिधि विधायक ही बन जाए तो उसका रौब रुतबा एक साख अलग हो जाती है, लेकिन आप 4 बार के विधायक मंत्री भी हैं। ये सहजता, ये स्वाभाविक है या वास्तव में कुछ और है? देखिए, ये स्वाभाविक है, परंपरागत है। राजनीति मेरे जीवन का विषय नहीं था। मैं बचपन से दिल्ली में व्यवसाय करने में लग गया था। उस समय प्रधानमंत्री ने पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनके आग्रह पे काफ़ी चर्चा के बाद दायित्व उनके द्वारा दिए जाने के बाद राजनीति की शुरुआत करी जी। राजनीति की शुरुआत जब करी तो उसके 2 एंगल थे। मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ, या तो मैं नीचे उतर जाऊं बिल्कुल, या जावद को शहर के बराबर ले जाऊं। रास्ते 2 में से एक थे संवाद बनाने के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि आने वाले 20 वर्षों में जावद को उस तरीके से उसका विकास किया जाए कि शहर के विकास के बराबर आए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोजगार हो, और चाहे वो अन्य चीज़ें हों। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखकर कदम बाय कदम उस दृष्टिकोण से हमने जावद को आगे बढ़ाया। आपने कहा रोजगार की दिशा में। अब आप के पास ऐसा मंत्रालय है जो वास्तव में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से आपके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो कहाँ तक और क्या प्लान है? देखिए, नीमच जिले में, क्योंकि जिला छोटा सा जिला है, 3 विधानसभा है, जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ धीरे धीरे उद्योग आ रहे हैं। पिछले 2 साल में 68 नए फैक्ट्रियाँ हमने शुरू कर दी, 68। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने कोरोना काल में, जब मैं विधायक ही था, मंत्री नहीं बना था, तब हमने अलग अलग लोगों से समय था तो बातें करी। बातों में तकरीबन 100 इंडस्ट्री का चयन किया था हमने। 100 में से 68 इंडस्ट्री लग चुकी है मध्य प्रदेश में, नीमच जिले में। और वो आप पूरा डाटा उद्योग विभाग से लेंगे तो आपको एक एक इंडस्ट्री का मिलेगा। ये हम देख रहे हैं, आपके यहाँ खेत में रहते हैं आप, ये फार्म हाउस आपने डेवलप किया, खेती बाड़ी से भी बड़ा झुकाव है, रुझान है। तो यहाँ रहने का मकसद क्या, कुछ या अध्यात्म से जुड़ाव, या फिर वास्तव में खेती बाड़ी से जुड़ाव, या फिर ये लगता है कि घर से अब ठीक है, अब यहाँ रह के थोड़ा सा आनंद उठाया जाए? देखिए, ये फार्म हाउस जो बनाया था, ये माननीय मुरली मनोहर जोशी और कुछ आध्यात्मिक लोगों ने यहाँ पे एक नक्षत्र वाटिका बनाई है। 100 एकड़ ज़मीन है, ये 50 एकड़ ज़मीन है, 100 बीघा। उसमें अलग अलग ग्रह राशि के कुंड, उनके पूजा के, कलर थेरेपी, उनके सब राशियों के अलग अलग पेड़ पौधे लगाकर उनकी पूजा पाठ की व्यवस्था से शुरुआत हुई। आप देख रहे हैं उधर 72 फीट के हनुमान जी माननीय मुरली मनोहर जी ने खड़े करवाए। ये सब हुआ था, जिसने जो राय दी उस राय पे काम करना। लेकिन खेती एक अलग विषय है, खेती नुकसान का सौदा है। उसको समझते हुए हमने खेती पे भी रुचि दी, नेट हाउस लगाया, गौशाला बनाई, गाय, आज हमारे पास 25-30 गाय हैं। उन गाय, खेती, इन सब को कैसे चलाना, उस पे चर्चा हुई। उस चर्चा के पहले 2 विषय और आए थे कि कोरोना ने जब गांव में जो घर था उससे डिस्टेंस करना मजबूरी हो गई थी। उस समय
क्योंकि गांव के बीच में रह के कई लोगों को, और मैं खुद भी 2 बार कोविड पॉजिटिव हुआ, तो मुझे रोकना पड़ा वो काम। तो जब उस कारण जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ के जीवन का अलग आनंद आया। तो फिर वो 2 साल से मैं रात्रि विश्राम के लिए यहीं आता हूँ। सुबह 11 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, 10 बजे तक, और सबसे यहाँ खुले में मिलते हैं, वॉक भी हो जाती है, खेती की निगरानी भी हो जाती है, गोवंश की पूजा पाठ भी हो जाती है, ध्यान भी आता है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ सभी देसी गाय हैं, एक भी जर्सी गाय नहीं है। 6 बछड़े हैं। कैसे मेल बछड़ा ओरिजिनल गिल नस्ल का डेवलप करना, ये सब भी हो रहा है। खेती में मैं अगर देखूं तो हमने नैनो वाटर के लिए वाटर की टंकी बनाई। नैनो वाटर देके 30% फार्म का आउटपुट कैसे बढ़ाया जाता है। मैं अगर बात करूं नेट हाउस पे भी एक्सपेरिमेंट किया, तो ओपन खेती पे भी किया। हमने एक एक्सपेरिमेंट अभी करंट आया नेपियर ग्रास का, 200 टन 1 एकड़ में पैदा होती है, वो भी अभी लगा के उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सिर्फ कहने से गांव के लोगों का विश्वास नहीं पैदा होता है, उस विश्वास को करना भी पड़ता है, उसको अचीव भी करना पड़ता तो है। ये लॉजिक है कि कम से कम जो यहाँ मिलने आए वो देखे तो वो इम्प्लीमेंट करे। व्यवहारिक बात है। अभी हमारे यहीं पे विधानसभा में पहली बार मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्वीकृत हुआ। 100 एकड़ ज़मीन हमने उसको लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को दी। उसमें वो हब्स कैसे पैदा करना, क्या प्रोसेसिंग करना, कैसे एक्सपोर्ट करना, कौन से देश वाले खरीदार हैं, ये सब का भी एक्सपेरिमेंट हम कर। ये बायोटेक्नोलॉजिकल जो पार्क है सर, ये बड़ा फेमस है। यहाँ कई लोगों ने हमसे चर्चा भी की जब हम मिले। तो इसका मूल जो कॉन्सेप्ट है वो भविष्य के लिए क्या फ्यूचर इस क्षेत्र के लिए? भैया इस क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी हब्स की मंडी है नीमच, लेकिन रॉ मटेरियल जा रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब ये बात हमने रखी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री से, तो उनने हमें आउट ऑफ टर्न मध्य प्रदेश का पहला पार्क ये दिया। इसका भी काम सिविल वर्क शुरू हो रहा है। तो ये जब शुरू होगा तो ये कम से कम हमारे को 300-400 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार करेगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने बच्चों को टैबलेट दिए, जेईई में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ उनका, ये आइडिया जो है वो घूम कर मिले या किसी ने बताया कि ऐसा कर दें आप? देखिए, जब समस्या आती है तो समस्या से विकास के नए रास्ते निकलते हैं। कोरोना आया, बच्चों के स्कूल बंद हुए, तो दिमाग में आया कि क्यों ना उन्हें डिजिटली पढ़ा के आगे बढ़ाया जाए। तो ये कोरोना का बाई प्रोडक्ट है कि हमने टैबलेट दिए, बच्चों को पढ़ाया, देखा 16 बच्चे जेईई मेन पास कर गए 14 महीने में। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 1 रुपये का सरकारी स्कूल, छोटे छोटे गांव, उनके बच्चे अगर जेईई मेन पास करते हैं, शहरों में लाखों रुपए खर्च करते हैं माँ बाप, जीवन के सब काम रोक के केवल बच्चों की शिक्षा पे फोकस करते, तब जाके जेईई मेन की परीक्षा पास करता है बच्चा। हमारे यहाँ 16 बच्चों ने बिना माँ बाप की 1 दिन लगाए, बिना 1 रुपया कोचिंग में खर्च किए पास करी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल अचीवमेंट। अभी एक और विषय आया, राष्ट्रभक्ति, प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा विषय देशभक्ति, तिरंगा के सम्मान। हमने सोचा क्यों ना पूरी दुनिया में राष्ट्रभक्त देश कौन सबसे अच्छे हैं, कौन टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ लाइफ पे सोचते हैं, किसका लाइफ स्पेन सबसे ज़्यादा तेज है देश का। ध्यान में आया जापान है। हमने जापानीज बच्चों को पढ़ाना शुरू की, जापानीज टेस्ट। तो यहाँ बच्चे जापानीज पढ़ रहे हैं? हाँ, आज हम 17 बच्चों को, 27 बच्चों की हमने क्लासेस चलाई थी ऑनलाइन। उसमें से 17 बच्चों ने गवर्नमेंट ऑफ जापान की
फर्स्ट स्टेज की N5 जापानीज भाषा की परीक्षा पास की। कैसे सीखते हैं बच्चे? हम सिखाते हैं, हमने कोच लगा रखे हैं, हम पैसा खर्च करते हैं और हमारे बच्चों को विश्वास है कि वो 12th के बच्चे पास, 11वीं 12वीं के बच्चे क्लासें अटेंड कर रहे हैं, 12वीं पास करते ही हम उन्हें ग्रेजुएशन के लिए जापान भेजेंगे। उस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नौकरी के लिए नहीं भेज रहा हूँ, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल, उसकी गुण, उसकी उद्यमिता के गुण, उसको, और उसी के साथ उसको ये विश्वास कि 100% पॉजिटिव थिंकिंग कैसे होती है वो देश में जाके सीखेगा, राष्ट्रभक्ति क्या होती है उसको सामने दिखेगा। ये सब गुण जब वो लेके वापस आएगा 3 साल बाद, 3 साल ग्रेजुएशन वहाँ करेगा, ग्रेजुएशन के समय वो 40-50 लाख रुपए की आमदनी जोड़ेगा, वो उस जिस ट्रेड में काम करेगा, सप्ताह में 30 घंटे काम करेगा, 30 घंटे पढ़ाई करेगा, उस कला को आकर यहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये पूरे एक ईरा को बनाने की तैयारी। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक एक विजन कह लें इसको कि किस तरीके से यहाँ से कनेक्ट होके कहाँ तक सोच रहे हैं आप। अब बच्चों को आपने स्मार्ट क्लासेस दे दी, हॉस्पिटल में आपने हेल्थ करवा दिया। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, किसी से हमने पूछा क्यों है, ऐसा रोक के ही पूछ लिया कि क्यों आपका जो हेल्थ चेकअप हुआ है, बोले हम तो गए थे हॉस्पिटल और हमारी पूरी जांचें निःशुल्क हुई थी और हम डाटा भी ले आए थे अपना। आप हॉस्पिटल गए थे जी। आपने अपना टेस्ट करवाया? नहीं, अपना टेस्ट नहीं करवाया अभी। सॉरी, इस बारे में फिर मेरे नहीं, मैं करवाऊंगा, अभी मैं जाके करवाऊंगा। बिल्कुल। आपकी बोन डेंसिटी क्या है, आपका ईसीजी आपके मोबाइल पे, क्योंकि कभी भी अगर कोई भी घटना होती है तो पुराने ईसीजी से नया ईसीजी की तुलना करें। आपके लंग्स की क्या कैपेसिटी, आपके हार्ट की क्या कैपेसिटी, आपका लीवर, किडनी, आपके ब्लड के टेस्ट, शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब टेस्ट मात्र 10 रुपए की रेड क्रॉस की आपकी पर्ची कटेगी और वो पूरे टेस्ट करके आपके मोबाइल पे रिपोर्ट देगा। ताकि जो टेली मेडिसिन हमारे प्रधानमंत्री जी का आइडिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, वो तभी संभव है कि जब आपकी सब टेस्ट रिपोर्टें आपकी ऑनलाइन उपलब्ध हो। अब दुनिया के किसी भी डॉक्टर को फ़ोन करिए, आपकी रिपोर्ट वो वहीं बैठे बैठे देखेगा और आपका ट्रीटमेंट आपके। ये संभव कैसे हुआ सर? कुछ सोचना पड़ा, कुछ करना पड़ा, कुछ जनता ने सहयोग किया, कुछ हमारे दिमाग का, हमारी पूरी दुनिया में घूमने का जो अनुभव का फ़ायदा हुआ। तो वो मेरा पूरा अनुभव मेरे जनता को समर्पित किया। ये तो कहते रहते हैं आपके जो साथ में रहने वाले, आपको थोड़ा सा समझने वाले, कि आप घूमते हैं और घूमने का शौक है और जहाँ घूमते हैं वहाँ से कुछ लेके आते हैं इनोवेटिव आइडिया या फिर कुछ दूरगामी सोच। वो तो करना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली नेता का अर्थ क्या है? नेता उसको कहना चाहिए जो आपके हित को ध्यान में रखते हुए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या ज़रूरत है, उसके लिए आप अपनी पब्लिक को कैसे तैयार कर रहे हैं। उनकी आने वाली पीढ़ी को अगर आपने शिक्षित और व्यवस्थित कर दिया तो उनका जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? आदमी का जैसे ही पहला बच्चा हुआ उसके बाद उसके जीवन का एक ही सपना होता है कि उसका बच्चा उसके सपने के अनुरूप, उसकी सोच से कई गुना आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर, बिल्कुल यही सपना होता है वास्तव में। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे सर 3 बच्चे हैं। चलिए बढ़िया। तो आपका सपना सही हो उसके लिए नेता को चिंता करना चाहिए, उसके लिए वो वातावरण बनाना चाहिए और उसी के लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा विजन आपने बताया कि ये सपने कैसे कनेक्ट पूरे हों, पूरे तब हों जब सही जनप्रतिनिधि का चयन हो। और शायद यही एक वजह है कि आप 4 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज सरकार में। एमएसएमई और उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री हैं जो वास्तव में बेरोजगारों को रोजगार देने में बहुत सकारात्मक भूमिका निभा भी रहा है। ग्रामीण अंचल की बात करें, आप ग्रामीण अंचल में जाते हैं, ई व्हीकल देने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट की कनेक्टिविटी ना हो तो वो चार्ज कैसे होते होंगे? देखिए,
आत्मनिर्भर भारत के 5 तत्व हैं। स्वच्छता, स्वस्थ हेल्थ, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार। हमारा स्वच्छता अभियान में हमारी सरकार ने पहल करके प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर सभी नगर पंचायत और शहरी क्षेत्र को ई व्हीकल स्वच्छता के रथ दिए। उनने पेट्रोल डीजल वाले दिए क्योंकि शहर में बड़े बड़े आए। हमने देखा कि हमारी 72 पंचायतें हैं, 72 पंचायतें हैं, 72 पंचायत में स्वच्छता का वो नहीं है। जब हमने डिजिटली कनेक्ट कर दिया उनको, हमारा सोच बन गया कि वो आदमी, अब शहर और गांव का अंतर खत्म हो गया। जब अंतर खत्म हो गया तो उसको वो सब अधिकार जीवन शैली में भी मिलने चाहिए। अच्छी शिक्षा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश में पहली बार सीएम राइज स्कूल खोलने की जो व्यवस्था करी, मैं अगर बात करूं तो उसी हिसाब से हमने हर पंचायत को ई व्हीकल इसलिए दिया कि हर आदमी के पास बिजली अवेलेबल है, हर गांव में 24 घंटे। वो चार्ज करे, उसकी ऑपरेटिंग कास्ट मिनिमम हो तो वो चलाएगा। अगर ऑपरेटिंग कास्ट ज़्यादा लगेगी तो आदमी महीने में 5-7 दिन चला लेगा, बाकी पैसा बचाएगा। क्योंकि इंसान है, छोटे गांव का छोटा इंसान है, उसकी छोटी ज़रूरतें हैं, छोटी कॉर्नर कटिंग करता है। तो हमें उससे बचाने के लिए ई व्हीकल देना पड़ा। स्वच्छता के बिना हमने स्वच्छता का अभियान चलाया तो मैं गारंटी के साथ आप डाटा ले लें, नीमच जिले का 60% सीजनल बीमारियां, मौसमी बीमारियां जिन्हें बोलते हैं, फीवर, डेंगू, दस्ते, उल्टी, ये सब जो सीजनल बीमारियां हैं ये कम हो गई। हमारा छोटा सा पैसा लगा कि कितनी बड़ी बचत और कितनी मनुष्य की सेवा हुई, इसका आकलन नहीं आकलन किया जा सकता सर। ये तो सेवा का कोई आकलन सोच भी नहीं सकता। नहीं, सोचना तो पड़ेगा। और मैं इस बात से आपकी टोटली असहमत हूँ। जनता ने आकलन किया, शायद पहली बार है 52 से जब इस संभाग में कोई भी नेता लगातार 4 बार एक ही सीट से जीता। तो ये जनता का स्नेह या उसका सम्मान ही तो है सेवाओं का। तो आप लौटाते भी है ना सर, जनता ही से पूछ के आ रहे हैं। देते हैं तभी तो वोट मिलता है। आप उल्टा बोल रहे हैं। हम जो काम किया उसके बदले में वोट दिया। तो जनता भी बोल रही ना कि हमारा नेता इतना सहज है कि एक नेता ने अपने बाल्यकाल में सब कुछ देखा, वो सब कुछ जो एक टॉप मोस्ट लीडरशिप होती है। जब सीएम फादर रहे आपके तो निश्चित तौर से वो सब कुछ देखा और उसके बाद भी इतनी सहज था। वो सवाल पहला मेरा यही था कि ये सहज था सर और ये शालीन था कि इसके पीछे की वजह। देखिए, बहुत सीधी बात है। जब पिताजी मुख्यमंत्री थे मैं मध्य प्रदेश में नहीं आया। मैं 72 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। इमरजेंसी ने मुझे एंटरप्रेन्योर बना दिया क्योंकि मजबूरी हो गई थी। तो 17 वर्ष की उम्र में नोएडा की सबसे पहली फैक्ट्री मेरी लगी। उस फैक्ट्री को चलाते चलाते लोगों से व्यवहार करते हुए वास्तविक जीवन का अर्थ समझ में आ गया। और उस अर्थ का ही समझे, वही कठिन टाइम था जिसने सब कुछ सिखाया। नेता भाई एक्सीडेंट कह सकते, लेकिन आप सफल व्यापारी या सफल बिजनेसमैन बिल्कुल बाई बॉर्न। देखिए, नेता तो बाई एक्सीडेंट ही हूँ। वो तो मैंने कहा, ना तो मेरी रुचि थी, ना मैंने नेतागिरी के लिए कभी मैं क्षेत्र में आया। वो तो प्रधानमंत्री जी उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विशेष आग्रह था, तो मुझे इस लाइन में आना पड़ा। विदाउट इट मैं एंटरप्रेन्योर था
और वो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने नेतागिरी में भी लगाई है। बिल्कुल लगाई, दिख रहा है सर आपके विधानसभा चित्र में वास्तव में। और आपने जो वो कुछ भी कहा या जो विजनरी विजन आप लेके आए, एमएसएमई जो विभाग है कई बार कई सारे लोगों के पास रहा पिछली सरकारों में, लेकिन आज की स्थिति में जिस लाइमलाइट में है एमएसएमई विभाग, वो वास्तव में मतलब अनबिलीवेबल। आप सबकी मित्रों की कृपा है। चलिए सर, तो और कुछ आप जैसे युवाओं को या जो उद्यमी है नेक्स्ट आने वाले हैं जो सोच रहे हैं, उनको सर कुछ संदेश देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारे जो ये क्लस्टर फॉर्मेशन में जो हम नए ट्रेड लगा रहे हैं, उस ट्रेड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम रोजगार के साथ देश में विदेशी करेंसी से इंपोर्ट ना हो, वो भी एक फोकस है। दूसरा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े मध्य प्रदेश का, वो भी फोकस है। तो ये वापस एक तीर से तीन शिकार है। रोजगार, इंपोर्ट कम करके फॉरेक्स बचाना और एक्सपोर्ट करके फॉरेस्ट को अर्न करना, ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य एक काम से हो रहे हैं। आप सब भी ये संदेश दें। ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर हम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, शिक्षा का पैटर्न हम बदल रहे हैं, आदमी के जीवन का जो आदिकाल से कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से विषय एक है, आत्मनिर्भरता कैसे जल्दी से जल्दी पूरे भारत में आए, उससे पहले जावद में आए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में सर मुख्यमंत्री जी की जैसे बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी भी यही विजन लेकर चल रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का और आत्मनिर्भर भारत का सपना ही है। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कई बार कैबिनेट की बैठकें हुई, उन बैठकों का हिस्सा आप भी रहे। क्या लगता है सर कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो मध्य प्रदेश को लेके कितना कारगर है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी विजन यही है जो मेरा है। अभी मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की मैं बात करूं तो उनके यहाँ लकड़ी के खिलौने बहुत बनते थे जो पिछले 30 सालों में ख़त्म हो रहे थे। अभी हमने 20 करोड़ रुपया खर्च करके उनने वापस अपने पुराने ट्रेड को चमकाया। वो मुख्यमंत्री प्रदेश से हैं, लेकिन जब उनके क्षेत्र की बात करें तो वो पहले विधायक है, तो उनने अपनी क्षेत्र की भी वैसी ही चिंता करी और मुझसे ज़्यादा बेहतर चिंता करी। तब तो वो भी टिके हुए हैं, तब तो वो भी काम कर रहे हैं, तो उनके क्षेत्र की भी वो चिंता करते हैं। क्योंकि हर जनप्रतिनिधि को अपनी नींव बचाते हुए अपना महल खड़ा करना है। वो महल जनता के सपनों का महल है, वो महल आपकी विश्वसनीयता पे खड़ा हुआ है। धन्यवाद। देखिए, वो महल आपकी विश्वसनीयता पे खड़ा होगा जो महल जनता के सपनों से बनना है। और राजनेता की भूमिका यहाँ तब अहम हो जाती है जब जनता उसको बार बार चुनती है, क्योंकि वो एक विश्वास होता है और विश्वास पे अडिग रहना वास्तव में एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। ये हमें बताया मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने। दरअसल हम आज उनके घर पर हैं, जावद में हैं। वो आज क्षेत्र के दौरे पर थे, उनसे एक मुलाकात की और मुलाकात में देखिए आप कितने सारे पहलुओं पर उन्होंने बात की। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने क्या उनका विभाग कर रहा है वो भी, और अपनी जावद विधानसभा क्षेत्र के लिए वो कितने पजेसिव हैं, हर व्यक्ति को लेकर सहजता की उनकी क्या मिसाल दें वो आप जब हम लोगों से बात कर रहे थे तब आपने सुना ही होगा कि कितने सहज हैं, कैसे बात करते हैं लोग कि वास्तव में हमारे मंत्री जो हैं वो मंत्री हैं, विधायक हैं और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्हें कोई वो नहीं है कि कम से कम जैसा रौब होता है, रुतबा होता है या ईगोइस्टिक होते हैं लोग, नहीं, बहुत सहज सरल, कहीं भी कोई भी पकड़ लेता है कि आइए, और जो क्षेत्र में उनको जिस नाम से संबोधित करते हैं कि हमारा काम कीजिए, और वो भी सहजता से काम करते। गाय पालन का उन्हें शौक कह लें, खेती पाती का उन्हें एक जज्बा कह लें, और सब चीज़ों को एक नज़रिए से देखकर इतनी एनर्जी लेवल उनका कि उनकी जो कार है उसमें भी कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, क्योंकि वो जब कार से भोपाल से और जावद का सफ़र करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है। उनके ही जो साथ रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमें जिस तरीके से बताया और हमने भी यहाँ आकर लाइव वो चीज़ देख भी ली। तो आज हम पूरी इस डॉक्यूमेंट्री में आपको बता रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि
कैसा होना चाहिए और उस जनप्रतिनिधि की वर्किंग कैसी है। पड़ताल करने हम आए हैं, हम देख रहे हैं कि जावद में वास्तव में वो काम हुए हैं जिनका दावा किया जाता है, तो वो काम हमने आपको दिखाए। जनता ने तय किया, जनता ने मोहर लगाई कि वो काम हुए। बाकी अब उनकी जनता उनसे कैसा जुड़ाव रखेगी, भविष्य में फिर इलेक्शन होंगे, फिर जनता उन्हें कितना साथ देती, ये देखना बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ महेंद्र विश्वकर्मा, DNN न्यूज, जावद।